शिक्षण प्रसारक मंडल अणदूर संचालित जवाहर कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अंदौरा की ओर से हिंदी सप्ताह समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के माननीय प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर बाबू जुड़े हुए हैं। वे हमें हिंदी में रोजगार के अवसर इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। महाविद्यालय की ओर से जयशंकर बाबू जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उसी के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत। हिंदी में रोजगार के अवसर इस विषय पर सुंदर मार्गदर्शन डॉक्टर जयशंकर बाबू करने वाले हैं। जयशंकर बाबू जी का अल्प परिचय, संक्षिप्त जीवन वृत्त ऐसा उन्होंने जीवन परिचय पत्र में हमें भेजा है। इस पत्रिका को देखने के बाद सर आपके सामने मैं नतमस्तक होना चाहूंगा। जीवन तो संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखा है, लेकिन 20 पन्नों का यह आपका परिचय पत्र है और काफी आपने आपका कार्य, आपका क्षेत्र, ये सब कुछ देखने के बाद निश्चित ही एक ऐसे महान व्यक्ति के बीच में आज हम हैं। हमारा सौभाग्य है जयशंकर बाबू से संपर्क करके एक महान व्यक्ति को हम आज सुनने वाले हैं। डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय पुदुचेरी। आपका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंतकल अनंतपुर जिले में हुआ है। आप बहुभाषा ज्ञानी है निश्चित ही। आपकी मातृभाषा तेलुगु है। भाषा ज्ञान को अगर हम देखेंगे तो हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी आदि विषयों पर आपने निश्चित रूप से प्रभुत्व जमाया है। शैक्षिक योग्यता के रूप में अगर देखा जाए तो पीएचडी मैसूर विश्वविद्यालय से आपने किया है। विशेषज्ञता के रूप में अभी के मुख्य क्षेत्र रहे हैं प्रयोजनमूलक व अनुयोगिक हिंदी, पत्रकारिता, मीडिया व नव माध्यम अध्ययन, कंप्यूटरीय भाषा विज्ञान, भाषा प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक साहित्य, भाषा शिक्षण में प्रौद्योगिकी व नवाचार, साइबर विमर्श, भारतीय संतों का चिंतन वैशिष्ट, स्वैच्छिक सेवा कार्य के रूप में आपने अवैतनिक जो काम करने लगे हैं, हिंदी प्रचार प्रसार व शिक्षण, आजीवन हिंदी के प्रचारक के रूप में आपने 31 वर्षों से सन 1979 से 89 से हिंदी प्रचार कार्य दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के प्रमाणित प्रचारक, आंध्र, कर्नाटक, तमिल, पुदुचेरी प्रांत में हिंदी प्रचार एवं शिक्षण, लगातार स्वैच्छिक हिंदी शिक्षण कार्य में आप संलग्न रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता, सेवा समाचार, साहित्यिक तथा राजभाषा पत्रकारिता, संस्थापक संपादक युगमानस 1994 से युगमानस हिंदी सर्जनात्मक साहित्यिक त्रैमासिक की स्थापना, संपादन, प्रकाशन आंध्र प्रदेश से वर्ष 2003 तक युगमानस पत्रिका नियमित रूप से आप प्रकाशित कर रहे हैं। संपादक कोगो निधि, तमिलनाडु से प्रकाशित हिंदी पत्रिका कोगो निधि का संपादन कार्य 2004 से 2010 तक आपने किया है।
अतिथि संपादक मीडिया विमर्श से, मीडिया विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित पत्रिका के 2 विशेषकों का संपादन, तेलुगु मीडिया, मलयालम मीडिया विशेषांक, तमिल मीडिया, कन्नड़ मीडिया आदि भारत की प्रमुख भाषाएं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम की मीडिया की स्थिति, गति, प्रगति, इतिहास, नवाचार पर परिचयात्मक, शोधात्मक, विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक सामग्री हिंदी में परोसना। शैक्षिक शोध पत्रिकाओं में संपादक मंडल सह समीक्षा मंडल सदस्य के रूप में आपने सेवाएं दी है। मैं सिर्फ हाइलाइट्स अभी पढ़ूंगा, बहुत बड़ा परिचय है सर जी का। आपने संपादक कार्य के क्षेत्र में दक्षिण एशिया बिरादरी के वार्षिक युवा सम्मेलन की स्मारकों का संपादन कार्य 1996 से 2003 तक दक्षिण किया। योगेश सर, आवाज नहीं आ रहा है लंगड़े। यस मैम, सर की तरफ कुछ इशू है। क्लियर, 1 मिनट। सर माइक ऑन कीजिए आपका, बिराजदार सर। हाँ, बीच में थोड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित समाज सेवियों, राजनीतियां, चिंतकों, शिक्षाविदों द्वारा विशिष्ट प्रशिक्षित दीक्षित श्रमदान एवं युवा जागरूकता, वृक्षारोपण, ग्रामीण स्वच्छता, योग, स्वास्थ्य, साक्षरता अभियानों में आपकी भागीदारी रही है। सांस्कृतिक एवं प्रतिभा कुशलताओं का आदान प्रदान, विचार विमर्श में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आप संस्थापक अध्यक्ष युग मानस शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था पंजीकरण, समाज सेवा, सृजनात्मक लेखन शिविरों का आयोजन किया है। संस्थापक अध्यक्ष पुदुचेरी हिंदी साहित्य अकादमी, पुदुचेरी प्रांत में हिंदी भाषा एवं साहित्य में के उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध अभियान आपने चलाया है। अंतर भारतीय न्यास के न्यासी 2012 से आप रहे हैं। डिजिटल साक्षरता सेवा, पत्रकारों, छात्रों, अध्यापकों, अधिकारियों, लेखकों, कार्यकर्ताओं, जनसामान्यों को मातृभाषा कंप्यूटिंग के प्रशिक्षण में आपने योगदान दिया है। अनुदेशक, प्राध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षक, आवासीय शिक्षक, हिंदी एवं उप प्राचार्य, स्नातकोत्तर हिंदी सहायक आचार्य, विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आपने कार्य किया है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के रूप में आपका कार्य है। राजभाषा सेवा अवैतनिक कार्य आपने किया है। वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, सहायक निदेशक, राजभाषा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तुत है। सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोयम्बतूर, तमिलनाडु। समन्वयक, राजभाषा प्रकोष्ठ, राजभाषा संबंधी कार्यालयों का संगोष्ठियों सक्रिय योगदान आपका रहा है। संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के दौरान संयोजन एवं समन्वय रहा है। राजभाषा चेतना की दिशा में
अन्य कार्य आपने किया है। इतिहास लेखन, दक्षिण भारत की हिंदी पत्रकारिता, इतिहास लेखन तमिलनाडु में हिंदी लेखन, हिंदी भाषा के विकास एवं शिक्षण में सूचना एवं संचार औद्योगिकी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानित बृहद अनुसंधान परियोजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध शैक्षिक संचार संकाय द्वारा अनुदानित मूक ऑनलाइन पाठ्यक्रम निर्माण योजना, ऐतिहासिक भाषिक विश्लेषण, पीएचडी हिंदी शोध निर्देशक वैज्ञानिक एवं अंतर विषय अनुसंधान को बढ़ावा दिया है, एमफिल हिंदी शोध निर्देशक, एमए हिंदी शोध निर्देशक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मानक मसौदा का इलेक्ट्रॉनिक संकलन, हिंदी अंग्रेजी राजभाषा साधन कॉम्पैक्ट डिस्क, हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में वेबलोगों का विकास, नवाचारी शिक्षण विधाएं, हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों के शिक्षण का प्रयास एवं शिक्षण सामग्री का विकास, स्नातक स्तर पर हिंदी में नवीन पाठ्यक्रम की अभिकल्पना, शिक्षण सामग्री का विकास एवं शिक्षण कार्य में आपका योगदान है। हिंदी तेलुगु अंग्रेजी के बीच साहित्यिक तकनीक अनुवाद कार्य, हिंदी तेलुगु लेखक 1987 से नियमित आपने लेखन किया है। हिंदी साहित्यकारों के साक्षात्कार, तकनीकी विषयों पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों का लेखन, बहुभाषी संपादन पुस्तक, हिंदी व अंग्रेजी में संपादित पुस्तकें, साहित्य, मीडिया और संस्कृति, कानूनी सतर्कता का सवाल, भूमिका, हिंदी नाट्य एवं रंगमंच, विश्व में हिंदी विकास का परिप्रेक्ष्य, तो अशा अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके संशोधन पर लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपका जो परिचय है सर, निश्चित रूप से आपका कार्य महान है। पूरा परिचय पत्र तो मैं नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत यह परिचय पत्र अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो यही एक व्याख्यान हो सकता है। निश्चित रूप से सर आपका कार्य बहुत महान है। इस कार्य के सामने हम नतमस्तक होते हैं और मैं अल्प परिचय देकर यहाँ मैं रुकता हूँ और मैं विनती करता हूँ कि जयशंकर बाबू से आप अपना अनमोल मार्गदर्शन हमें हमारे छात्रों को कीजिए। इस कार्यक्रम में हमारे हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जादव, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत चंद्रशेट्टी जी जुड़े हुए हैं। सभी जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए जयशंकर बाबू से विनती करता हूं कि वे अपना विचार प्रकट करें। धन्यवाद मल्लीनाथ जी। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? एक बार फिर से कंफर्म कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, क्लियर है सर जी, पहुंच रही है जी। धन्यवाद। शिक्षक प्रसारक मंडल अनुदूर द्वारा संचालित जवाहर कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय अंदौरा के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन हिंदी सप्ताह समारोह में तो आपके मार्गदर्शक प्राचार्य, मेरे अनन्य मित्रवर्ग और अंतर भारतीय बिरादरी में हमारे आत्मीय सहयोगी डॉक्टर उमाकांत चंद्रशेट्टी जी और संयोजक हिंदी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर मीना जादव जी, सह संयोजक प्राध्यापक डॉक्टर मल्लीनाथ बिरादर जी और महाविद्यालय के शिक्षकगण। और शायद रविवार होने की वजह से मैं दुविधा समझ सकता हूं कि विद्यार्थियों का पधारना मुश्किल होता है और चूंकि लिमिटेड कुछ ही लोग हैं इसमें, सबका नाम लेना भी मेरे लिए संगत लग रहा है। योगेश जी, राजेंद्र जी, गौरी राठौड़ जी, प्रेरणा जी, निकिता जी, मोहम्मद मुजाहिद अली जी, निखत किसी का नाम गलत पढ़ रहा हूं तो क्षमा कीजिए, लक्ष्मी जी, गणेश जी, आप सबके प्रति मैं आभारी हूं कि आप सब मुझे सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो वास्तव में मैंने जब उमाकांत जी ने कहा था कि हमारे विद्यार्थी सब जुड़ेंगे, तो मैंने सोचा विद्यार्थियों के लिए लायक विषय लेना चाहिए मुझे।
मुझे ऐसा पता होता कि आप सारे सीनियर्स जुड़ेंगे, तो मैं कुछ वैचारिक विषयों पे ही बात करता, जिससे कि आप सोचकर कुछ आप भी अपना सकें, ऐसे चीज़ों पे मैं जाता। तो वैसे उमाकांत जी की मुलाकात अंतर भारतीय बिरादरी में वे मेरे साथ जुड़े हैं। अंतर भारतीय पत्रिका का काम मैं पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से कर रहा हूँ, और साने गुरु जी के सपनों को साकार बनाने के लिए लगे हुए अंतर भारतीय के साथ पिछले 2 दशकों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 1 दशक से लगातार अंतर भारतीय का काम करते हुए तो मुझे बड़ी खुशी है। तो मैंने सोचा जब कार्यक्रम छात्रों के लिए केंद्रित है, निश्चित रूप से मैं छात्रों के लिए उपयोगी बातें रखूं, और पता चला कि आप इसको YouTube में भी लाइव कर रहे हैं और YouTube में रखेंगे। चलिए, आपके विद्यार्थी बाद में भी देख लेंगे निश्चित रूप से। सो मैं अभी अपना प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा। प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। मैं अपना एंटायर स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आपको जो भी मोबाइल में भी देखते फुल स्क्रीन में दिख जाए। तो बीच में आप लोग मुझे नहीं दिखेंगे जब मैं एंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। निश्चित रूप से मुझे आप जब चाहे रोक सकते हैं, और जब चाहे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। बस जब आप नहीं बोल रहे होते तब आप अपना ऑडियो बंद करके रखिए, और एक बार मुझे कंफर्म कीजिए कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है कि नहीं। अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 मिनट। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सर। जी जी मैम, धन्यवाद। मैं फुल स्क्रीन मोड में रहूंगा, क्योंकि मैं आधे स्क्रीन में रहूंगा कि आप लोग दिखेंगे मुझे जी। मगर मैं चाहता हूं कि फुल स्क्रीन में रहें, तो आपके रिकॉर्डिंग के लिए हो या आपके मोबाइल में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पूरा आनंद मिलेगा, फुल स्क्रीन में वो देख पाएंगे। तो आप लोग मुझे नहीं दिखेंगे, मगर आप जो चाहें सवाल जब चाहें पूछ सकते हैं। तो संक्षेप में मैं प्रेजेंट करूंगा। ये प्रेजेंटेशन एक कॉलेज में मुझे बुलाया गया था कि हमारे विद्यार्थियों के लिए रोजगार का मार्गदर्शन दें, और हम भी हर साल अपने विद्यार्थियों को भी बताते रहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले 3.5 दशकों से कई नौकरियां मैंने की है, और लगभग 18 सरकारी नौकरियां मैंने बदली है, और कई विभागों में मैंने काम किया। और लास्ट मेरा टेन्यूर रहा, मतलब पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आने से पहले, यहाँ आया मैं 2010 में। 2010 में यहाँ आने से पहले संघ लोक सेवा आयोग की ओर से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से मेरा चयन हुआ था कोयम्बटूर में असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोविडेंट फंड्स के रूप में। तो वहाँ पे काम करने का बहुत अच्छा अवसर था मेरा, और वास्तव में रोजगार में मतलब रोजगार शुरुआत में ही मिल गई थी मुझे जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र का अनुभव था मेरा, उसी समय मिला था। और उसके बाद मैं स्वरोजगार को भी अपनाया और कई क्षेत्रों में काम किया, विशेषकर मीडिया में काम किया। तो मेरा ऑलराउंड एक्सपीरियंस रहा। इस एक्सपीरियंस को आधार बनाकर विशेषकर हिंदी में जो भी योग्यताएं हासिल करते हैं, तो उसमें रोजगार के अवसर कैसे रहते हैं, इस पर मार्गदर्शन करना उचित समझता हूं मैं। विशेषकर मेरा अनुभव रहा है, स्नातकोत्तर डिग्री भी हासिल करते हैं, एमए हिंदी भी हासिल करते हैं, कई लोग पीएचडी भी हासिल करते हैं, और उनको पता नहीं होता। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पीएचडी कर लेते हैं वो मानते हैं कि केवल हम लोग टीचिंग ही कर सकते हैं, दूसरे रोजगारों के बारे में उनका ध्यान नहीं रहता, और उधर वो कोशिश भी नहीं करते, केवल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। और कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो आज के हिसाब से जो योग्यताएं चाहिए, मतलब केवल डिग्री होने से मतलब नहीं है, बहुत सक्रिय रहना चाहिए उनको। तो ये सारे मार्गदर्शन के अभाव में कई सारे विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं, बेरोजगार बने रहते हैं। मैंने देखा जो शिक्षक मुझे पढ़ाया था, लगभग मतलब हमारे कॉलेज में जब परमानेंट शिक्षक कोई रिटायर हो गए, कुछ समय के लिए कोई पार्ट टाइम टीचर था हमारे ज़माने में, जब मैं 80s 90s के बीच में कॉलेज में पढ़ रहा था। तो वो शिक्षक जब मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय में नौकरी के लिए आया, वो भी यहाँ पे नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उनको नहीं मिला, मुझे मिला।
तो मैं सोचने लगा उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि इतने सालों से वे इधर उधर पढ़ा रहे हैं, कहीं उनकी परमानेंट नौकरी नहीं है, जबकि मेरा परमानेंट नौकरी था वहाँ पे प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेबर मिनिस्ट्री के तहत। तो मैंने सोचा कि ऐसे जो बेरोजगार हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। यहाँ तक कि एक बार मैं जस्ट आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जब मैं यूपीएससी में गया था एक और नौकरी के लिए, ऑलरेडी यूपीएससी के अपॉइंटमेंट ही मिला था मुझे, फिर भी मैं एक और नौकरी के लिए गया था। जब इंटरव्यू चल रहा था बीच में ही मैंने रोक के कह दिया अध्यक्ष से, सर ऑलरेडी मेरा चयन हो चुका है, लेकिन अभी मेरे साथी जो भी इंटरव्यू में अटेंड होने वाले हैं उनसे बातचीत के बाद मुझे लगा तो ये पद मुझे ना दीजिए, उनमें से किसी एक को दे दीजिए, ताकि उसमें कई सारे बेरोजगार लोग रह गए हैं, क्योंकि मेरा उसी लेवल का ऑलरेडी पद है मेरे पास। हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं उस पद पे जाऊं, अब मेरी जगह दूसरों को मौका दीजिए, ऐसा मैंने कह दिया था। तो कहने का आशय यही है कि हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर है, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव में या मतलब जागरूकता के अभाव में और कुछ प्रशिक्षण के अभाव में कई सारे ऐसे रह जाते हैं कि कई सालों तक बेरोजगार रह जाते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरे शिक्षक ही कई सालों से वे अभी भी कहीं प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहे हैं, और जहां बहुत कम वेतन उनको मिलता है वहां स्थायी नौकरी भी नहीं है उनकी। आप जानते हैं कि हिंदी में जो भारतेंदु ने कहा था, निज भाषी उन्नति है सब उन्नति का मूल। तो हम लोग तो निज भाषा के माध्यम से, मतलब अपनी भाषा के माध्यम से, एक बार कंफर्म कीजिए मेरी आवाज पहुंच रही है, बीच में थोड़ा व्यवधान था। नहीं सर, पहुंच रही है। सुन पा रहे हैं बिराजर दी? आपकी आवाज क्लियर आ रही? क्लियर है, क्लियर। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। कोई डिस्टरबेंस आ रहा है आपको? नहीं। ओके। जो भारतेंदु ने कहा था कि हमारी अपनी भाषा की उन्नति हो तो हमारी उन्नति होगी। जो भी अपनी मातृभाषा के माध्यम से या हिंदी के माध्यम से रोजगार कमाना चाहेंगे, निश्चित रूप से रोजगार के अवसर ज्यादा है। तो ये बात मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था आज से 7-8 साल पहले। अब निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो बनी है, उस शिक्षा नीति के तहत तो निश्चित रूप से हमारे रोजगार के अवसर भारतीय भाषाओं के माध्यम से बढ़े हुए हैं। तो जस्ट मैं अपनी इस प्रस्तुति की रूपरेखा आपको बता रहा हूँ। इसमें रोजगार के अवसरों के बारे में है, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हिंदी के माध्यम से कैसे हैं वो बताना मेरा आशय है, और सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताना भी मेरा आशय है, और तैयारी के लिए विभिन्न प्रकार के साधन और स्रोतों के बारे में बताना, और विभिन्न भर्ती अभिकरण और प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में बताना, और आवश्यक योग्यताएं और कुशलताओं के बारे में बताना, और विभिन्न प्रकार के जो फेलोशिप्स, अध्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन योजनाएं जो भी हैं उनके बारे में भी बताना, ताकि एक बार आप कोई डिग्री हासिल करते हैं तो बेरोजगार ना रहें, कहीं ना कहीं आप कुछ अनुभव कमाते रहें, कुछ काम करते रहे, यही इस प्रेजेंटेशन का आशय है। तो निश्चित रूप से इसके बाद, मतलब रोजगार के अवसरों पर मेरी इस प्रस्तुति में आपको जो अवेयरनेस मिलेगा, निश्चित रूप से विद्यार्थी अपने करियर बनाने में हिंदी के माध्यम से सतर्क हो जाएंगे और उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो रोजगार के प्रकारों के बारे में पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो रोजगार में जैसे मैंने कहा कि स्वरोजगार, तो जो स्वरोजगार करता है वो कई और लोगों को भी नौकरी दे सकता है निश्चित रूप से। तो स्वरोजगार के तो कई सारे अवसर है। तो मेरा ध्यान इस ओर भी रहेगा कि मान लीजिए आपको नौकरी कहीं नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं लगी या निजी नौकरी में आप नहीं जाना चाहते हैं, तब तो स्वरोजगार अपना सकते हैं, उसमें भी उसी ढंग से कमा सकते हैं जिस ढंग से आप लोग सरकारी नौकरी में या किसी और कॉर्पोरेट नौकरी में कमा सकते हैं। और दूसरा क्षेत्र निजी एवं कॉर्पोरेट क्षेत्रों में आश्चर्य आपको होगा कि कई लोग ये मानते रहते हैं कि सरकारी क्षेत्र में ही अच्छी सैलरी मिलती है, निजी क्षेत्र में नहीं। ऐसा नहीं है, निजी क्षेत्र में भी अच्छी सैलरीज मिलती हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी।
तो जो निजी क्षेत्र में तो सरकारी नौकरी से 4 गुना या 10 गुना भी कमा सकते हैं, तो ऐसे भी अवसर हैं। और तीसरा जो क्षेत्र है सरकारी क्षेत्र, इसमें कई प्रकार की नौकरियां हैं। तो मतलब विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी नौकरियां हैं, मतलब कि विभिन्न फील्ड्स कौन से हैं। एक तो शिक्षण से संबंधित, इसलिए शैक्षिक रोजगार, और दूसरा लेखन का क्षेत्र। लेखन में मतलब औपचारिक नौकरी भी है, अनौपचारिक मतलब हम लेखन को एक आदत बनाकर भी हम लिख सकते हैं, एक पेशा बनाकर भी हम अपना सकते हैं। और अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो अनुवाद के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। और पिछले 15 साल पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ये बताया था कि ज्ञान से संबंधित भारतीय भाषाओं में पुस्तकों की जरूरत है, तो इसलिए एक अनुवाद मिशन का गठन किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का। तो उसके तहत भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के तहत एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का गठन हो चुका है, जिसका काम है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान उपलब्ध कराना। तो इससे संबंधित तमाम पुस्तकों का अनुवाद वे लोग करवा रहे हैं। अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, और आजकल दुनिया में जो व्यापार हो रहा है भूमंडलीकरण का, जो कॉरपोरेट सेक्टर के मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज जो दुनिया के भारत में आकर व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी अनुवाद की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अनुवाद एक बहुत बड़ा उज्जवल क्षेत्र है। सरकारी क्षेत्र में भी अनुवाद की जरूरत होती है। और अगला प्रकाशन क्षेत्र है। प्रकाशन में भी स्वरोजगार के भी अवसर हैं, और सरकारी क्षेत्र में भी प्रकाशन की नौकरियां मिलती है। और मीडिया क्षेत्र बहुत बड़ा है, फिल्मी क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा मतलब जैसे मैंने कहा सरकारी क्षेत्र में वो सारे हैं, निजी क्षेत्र में भी हैं। फिर इसके अलावा पर्यटन, तकनीकी, सेवा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और विदेशों में सभी क्षेत्रों में हिंदी के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं हैं। इतने ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं। आप जानते हैं धर्म गुरुओं के नाम से कई लोग खूब कमा रहे हैं, तो उनको एक संपर्क भाषा हिंदी मालूम हो तो उसके माध्यम से खूब कमाते हैं। तो सबसे पहले हम शैक्षिक क्षेत्र को ही लेकर चर्चा करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं, तो उसको लेकर हम बात करें। तो पहले हम बात करते हैं, एक तो औपचारिक शिक्षा की बात, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा की बात। तो आज कोरोना काल में आप लोग जानते हैं कि कई महीनों तक अभी हम कह सकते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय तो 2 साल से बंद है लगातार, अभी तक नहीं खुला है। कई राज्यों में मैं देख रहा हूँ स्कूल तक खुल चुके हैं, लेकिन यहाँ नहीं खुला है। तो अभी जो है यहाँ पे मतलब ऐसे समय में तो आपने जो देखा ऑनलाइन में पढ़ाने के जो अवसर मिल गए थे सबको, तो ऐसे दुनिया में जिसको चाहे आप पढ़ा सकते हैं। तो ये जब मैं पहले मतलब 8-10 साल पहले जब मैंने कहा, लोगों को आश्चर्य लगता था ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो कुछ ऑनलाइन में हो रहा है, दुनिया भर के लोग इसमें जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। तो ये सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वरोजगार के भी अवसर इसमें है। तो शैक्षिक क्षेत्र में जो औपचारिक क्षेत्र में जो नौकरियां हैं, तो वो मतलब प्राथमिक स्तर से या पूर्व प्राथमिक स्तर से, अभी आपको पता है तो नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने अभी 2.5 साल से बच्चों को स्कूल में जाने का निश्चित किया है। तो जिसको पहले मतलब निजी स्कूलों में जो हो रहा था, जो प्री केजी के नाम से LKG UKG ये सब नर्सरी स्कूल जो होता था, तो नर्सरी भी अभी मतलब प्रमाणिक बन गया। और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तरीय मतलब स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा और डॉक्टरेट की पढ़ाई। तो ये सारे औपचारिक शिक्षा के तहत तो प्री प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, लेक्चरर और प्राध्यापक के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर से लेकर तो वाइस चांसलर तक के पद तक आप जा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ये सब आप क्या हिंदी के माध्यम से जा सकते हैं, आप सवाल करेंगे। निश्चित रूप से हर प्रकार के पद मतलब वाइस चांसलर के पद तक हिंदी के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। तो बस आप अपनी मातृभाषा में निष्णात रहें, केवल हिंदी जाने इसका फायदा नहीं है।
हिंदी के साथ साथ एक आध और भाषाएं जानना जरूरी है। उसमें एक भाषा आपकी मातृभाषा हो और हिंदी, और इसके अलावा अंग्रेजी भी आप जाने तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उच्च शिक्षा में आज तक अंग्रेजी का माध्यम चल रहा है अधिकांश स्तर तक। तो केवल भाषाएं छोड़कर बाकी सभी विषयों के लिए उच्चतर शिक्षा में विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर ज़्यादातर अंग्रेजी का माध्यम चल रहा है। लेकिन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये माना गया कि हम लोग भारतीय भाषाओं के माध्यम से, प्रमुख भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। और हाल ही में ये शुरुआत भी हो चुका है। कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ मतलब बांग्ला, तेलुगु, तमिल और मलयालम ऐसे कुछ भाषाओं में जो उच्चतर शिक्षा दिलाने के लिए शुरुआत किया गया है। तो एक तो जैसे मैं कह रहा हूँ, औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूली स्तर तक है वहाँ पे नौकरियों के लिए निश्चित रूप से बीएड एमएड की जरूरत है। बीएड तो होना जरूरी है, जबकि लेक्चरर और यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी प्रोफेसर के पोस्ट हैं, इसके लिए किसी प्रकार से बीएड या एमएड के क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। तो केवल स्नातकोत्तर और पीएचडी के बाद जो भी स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट है, स्लेट या नेट हासिल करें तो काफ़ी है। तो इतना अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि केवल डिग्री लेकर बैठ जाएं तो फ़ायदा नहीं है। उसके अतिरिक्त कुछ और डिग्रियां हासिल करना है। जैसे बीए हासिल किया तो उसके साथ बीएड भी हो, तभी स्कूली शिक्षक बन सकते हैं। और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक बनना है तो निश्चित रूप से पीएचडी और नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से तैयारी करना जरूरी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर है, इस पर हमने संक्षेप में बात की है। तो आगे लेखन का क्षेत्र मैंने बताया, तो लेखन का क्षेत्र भी बहुत बड़ा उज्जवल क्षेत्र है और विस्तृत क्षेत्र है। तो सृजनात्मक लेखन के क्षेत्र में स्वरोजगार के भी अवसर है और सरकारी अवसर भी है। लेकिन शुरुआत में आप स्वरोजगार पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई स्थापित लेखक बनने तक तो उसको स्वरोजगार के रूप में आप लोग नहीं अपना सकते, क्योंकि अधिकांश लोग दूसरी नौकरी करते हुए लेखन करते हैं। और फिर भी लेखन से संबंधित भी क्षेत्र हैं, जैसे कंटेंट राइटर के रूप में भी आपको अवसर मिल सकते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगा, सरकारी सेक्टर में भी मिलेगा। और सरकारी क्षेत्र में जैसे पीआरओ का पद, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और पब्लिकेशन ऑफिसर, ऐसे कई प्रकार के पद आपको मिलते हैं जिसमें लेखन का भी और प्रकाशन से संबंधित अनुभव की जरूरत पड़ती है। और यहाँ तक कि मीडिया से संबंधित पद भी मिलेंगे, तो उसकी चर्चा हम आगे जरूर करेंगे। अभी जैसे लेखन में साहित्यिक लेखन, शैक्षिक लेखन, प्रशासनिक लेखन और समीक्षा और आलोचना संबंधी, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में सृजनात्मक लेखन और सृजनात्मकता के अलावा अन्य प्रकार के लेखन की संभावनाएं हैं। अभी आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा था, नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षण देने का जो लक्ष्य बनाया गया, तो इसमें निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तकों के तैयार करने, उसमें अनुवाद करने और सृजनात्मक रूप से और मौलिक रूप से पाठ्य पुस्तकें बनाने से संबंधित कई सारे अवसर भारतीय भाषाओं के माध्यम से मिलने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदी, चूंकि कई राज्यों में हिंदी का पठन पाठन है और आधी से आबादी हिंदी जानती है, और हिंदी प्रदेश की आबादी 50% से ज़्यादा है, तब तो निश्चित रूप से हिंदी में लेखन के बहुत सारे अवसर हैं। और अगले 10 सालों में हिंदी में जो अनुवाद का काम कर सकते हैं, लेखन का काम कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तकें लिख सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मांग रहेगी। और ये मांग केवल इन 10 वर्षों के लिए नहीं रहेगी। तो ऐसे फील्ड में अपने रोजगार को सुनिश्चित कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो इसके अलावा अनुवाद क्षेत्र जो मैंने बताया, तो अनुवाद क्षेत्र में जैसे मैंने कहा, निजी भी अवसर है, सरकारी अवसर भी है और कॉरपोरेट सेक्टर में भी है। और आप स्वरोजगार के रूप में भी, एक हॉबी के रूप में भी अनुवाद को अपना सकते हैं। और अनुवाद का क्षेत्र जैसे मैंने कहा काफी बृहद है। तो आज भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से तमाम मल्टीलिंगुअल मल्टीनेशनल कंपनीज जो है मल्टीलिंगुअल काम करवा रही है, कई सारी भाषाओं के बीच में अनुवाद का काम करवा रही है। तो हम लोग केवल हिंदी तक सीमित ना होकर कोई विदेशी भाषा भी सीख गए
तो और भी फायदा होगा, क्योंकि अंग्रेजी के अलावा विदेशी भाषाएं जाने तब तो विदेशी भाषाओं के माध्यम से हिंदी में, हिंदी से फिर उन विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद के कई सारे अवसर मिलेंगे। तो अनुवाद के क्षेत्र में सरकारी सेक्टर में आपको पता है कि राजभाषा संबंधी कई सारे पद है। जैसे हम लोग अभी राजभाषा सप्ताह मना रहे हैं, हिंदी सप्ताह मना रहे हैं, तो ये संविधान में जो हिंदी के लिए प्रावधान है तो उसके तहत हम लोग इसको मना रहे हैं। तो राजभाषा के क्षेत्र में अनुवादक से शुरू करके हिंदी अधिकारी और निदेशक तक के बहुत बड़े पद मिल जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि पद जो है अनुवादक का मिलेगा, पुनरीक्षक का मिलेगा, अक्षर संयोजक, प्रूफ रीडर आदि कई सारे पद मिलेंगे। तो इसमें प्रशासनिक क्षेत्र के, शैक्षिक क्षेत्र के, तकनीकी, साहित्यिक और व्यापारिक सभी क्षेत्रों में अनुवाद की बहुत बड़ी मांग होती है। और अनुवाद का काम, मान लीजिए आप कोई साहित्यिक रचना का अनुवाद करते हैं तो उसके लिए सरकारी क्षेत्र की जो पत्रिकाएं हैं उसमें आपको मानदेय में मिलेगा। मतलब आज विद्यार्थी भी तुरंत अनुवाद का काम करते हुए अपनी पढ़ाई के दौरान ही खूब कमा सकते हैं। और कई सारे सरकारी विभागों में भी ऐसी मांग रहती है जहां कभी कभी ज्यादा काम होता है लेकिन काम करने वाले कम होते हैं, तब बाहर से भी काम करवा लेते हैं। तो वहां पे भी आप लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मतलब आपको एक पन्ने का काम, मतलब एक A4 पन्ना भर का जो काम होता है, मान लीजिए एक पन्ना, देखिए एक पन्ना ऐसा एक चिट्ठी है, तो इसका आप अनुवाद करें आपको 300 रुपये मिलेगा। ये सरकारी रेट है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं शैक्षिक क्षेत्र में, विशेषकर जो सबसे ऊपर मैंने बताया, शैक्षिक क्षेत्र में अनुवाद ही नहीं, इवन आपको तो मौलिक लेखन के लिए भी एक शब्द के लिए आपको मिलेगा 1 रुपया। तो 1 रुपया कम ही लगेगा, लेकिन जब शब्दों की गिनती करेंगे, यही देखिए जैसे पद, अनुवादक, पुनरीक्षक, ये सारे एक एक शब्द है। तो यहाँ पे आपको 20 शब्द है तो 20 शब्दों के 20 रुपए मिल जाएंगे, इतना एक छोटा सा अनुवाद के लिए। तो इस प्रकार अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का गठन हो चुका है, तो इसमें ज्ञानपरक कृतियों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए इस मिशन का गठन हुआ है। तो इसमें हम लोग जुड़ सकते हैं, सबके लिए इसमें आमंत्रण है। तो बस आप लोगों को रुचि रखते हुए जो मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान है उसमें जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है, वहाँ पे हमेशा आए दिन अनुवाद के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अल्पकालीन प्रशिक्षण के नाम से 1 सप्ताह का कार्यक्रम चलता है और अधिकांश 3 महीनों तक वहाँ पे होता है अनुवाद का प्रशिक्षण। और उसके बाद आपको पैनल में रखा जाएगा, आपको कई सारे अवसर ऐसे दिए जाएंगे। तो इसके अलावा जो प्रकाशन क्षेत्र मैंने बताया, तो प्रकाशन क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो इसमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और पुस्तकों का प्रकाशन किया जा सकता है। और फिर इंटरनेट और कंप्यूटर और इंटरनेट के आगमन के बाद ऑनलाइन प्रकाशन की भी संभावनाएं बढ़ गई है। और इस कोरोना महामारी का आशय यही रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन के अवसर ज्यादा बढ़े। तो अभी आप घर बैठे ही बहुत सारे काम कर सकते हैं, घर से ही पढ़ा सकते हैं, घर से ही लेखन कर सकते हैं, घर से ही प्रकाशन भी कर सकते हैं। बस एक इंटरनेट युक्त आपके पास एक डिवाइस रह गया है, कंप्यूटर डिवाइस काफी है। यहाँ तक कि आप अपने मोबाइल से भी प्रकाशन का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन ई बुक्स का प्रकाशन कर सकते हैं। और इसमें कमाई भी बहुत है, क्योंकि जो प्रकाशन, मतलब पुस्तकों को, हार्ड कॉपी पुस्तकें जो छापते थे, तो मान लीजिए ऐसी पुस्तकें जो भी छापना है तो उन पुस्तकों की छपाई के लिए जो आपको बहुत खर्च करना पड़ता है और इन्वेस्ट करना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आपका समय और श्रम ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, इन्वेस्ट करना है तो बस एक कंप्यूटर के लिए या एक मोबाइल के लिए और साथ ही साथ डाटा के लिए। ये तो बहुत कम खर्चीला है, तो उतना खर्चीला नहीं है जितना एक प्रिंटिंग प्रेस आप खरीद लेते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस आपके पास नहीं है तो बाहर से छपवाते हैं, तब भी बहुत पैसे लगते हैं और कागज के लिए, बाइंडिंग के लिए बहुत पैसे लगाना पड़ता था। प्रकाशन क्षेत्र में वैसे जो इन्वेस्टमेंट के बिना कोई नहीं जा सकते थे, लेकिन ऑनलाइन प्रकाशन के लिए तो बहुत आसान सुविधाएं हैं आज। तो आप लोग निश्चित रूप से ऑनलाइन प्रकाशन शुरू कर सकते हैं। तो उसमें तकनीकी क्षेत्र के, साहित्यिक क्षेत्र के, शैक्षिक क्षेत्र के कई प्रकार के पुस्तकों का प्रकाशन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है।
तो आजकल प्रकाशन के क्षेत्र में खूब कमाई है, तो निश्चित रूप से प्रकाशन क्षेत्र में आपकी यदि रुचि है तो बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है। तो वास्तव में मैं बताऊंगा अपना, जब मेरे पास बीए भी नहीं था, उन्हीं दिनों में मैंने युगमानस पत्रिका शुरू कर दिया था, और वो कमाई का माध्यम नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप यदि प्रोफेशनली सोचेंगे कि मैं इसके माध्यम से कमाऊं, निश्चित रूप से कमा सकते हैं। तो क्योंकि आप एक बार प्रकाशन क्षेत्र में पदार्पण करेंगे, निश्चित रूप से उस क्षेत्र से संबंधित कई अनुभव आपको हासिल हो जाएंगे, जिससे आप उसको लाभदायक व्यवसाय के रूप में भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, ये जमाना ऑनलाइन का जमाना है, तो जैसे मुझे आप लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं, उसी ढंग से ऑनलाइन में प्रकाशन किया जा सकता है। और विशेषकर आपको कई सारे ऐसे अवसर मिल जाएंगे ऑनलाइन में, कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके ई बुक्स को लॉन्च किया जा सकता है, या आप किसी ब्लॉग के माध्यम से भी अपने ई बुक्स बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप जस्ट एक वर्ड फाइल में बनाकर एक पीडीएफ में बदल के भी उसको बुक के रूप में प्रचलित कर सकते हैं। और कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़े से टेक्निक सीखेंगे, कई सारे साइट्स ऐसे हैं जिसमें आप उसको ई बुक के रूप में कई और विशेषताओं के साथ, यहाँ तक कि ऑडियो बुक के साथ वीडियो बुक के रूप में भी बनाने के लिए सुविधाएं हैं। केवल कन्वेंशनली हमें बस पन्नों पे जो छपा होता था उसको पलट के हम लोग पढ़ लेते थे, जबकि आज हमें आंखें खोल के पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, किताब को सुन भी सकते हैं। तो इसलिए ऑडियो बुक वीडियो बुक के रूप में भी ई बुक्स को बनाए जा सकते हैं। बस थोड़ी सी कुशलताएं हासिल करना है और इस क्षेत्र में पदार्पण करना है। और इस क्षेत्र में पदार्पण के लिए कोई बड़ा मतलब बड़े ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप शुरू करें तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ा क्षेत्र जिसको चौथा खंबा कहा जाता है जनतंत्र का, लोकतंत्र का, तो वो है मीडिया का क्षेत्र। पहले इसको मतलब प्रिंट में जब होता था तब तो मुद्रित मीडिया मतलब पत्रकारिता हम कहते थे, तो आज पत्रकारिता की जगह मीडिया का शब्द ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया में सारे के सारे समाहित है, जिसमें प्रिंट मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब रेडियो टीवी भी है। तो कई सारे टीवी चैनल है, आज हर विषय के लिए टीवी चैनल है, मतलब केवल समाचार के लिए नहीं, कई प्रकार के टीवी चैनल है, ये सब आप जानते हैं, फिर से मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर इनके अलावा ऑनलाइन मीडिया, तो ऑनलाइन मीडिया और सोशल मीडिया का तो आप सब जानते हैं, ये तो सोशल मीडिया का जमाना है और हर कोई अपने को पत्रकार के रूप में, मतलब जिसको हम कहते हैं नागरिक पत्रकारिता, सिटीजन जर्नलिज्म, तो उस ढंग से लोग बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन का विशेषकर पिछले 2 साल से जब हम कोरोना के दौर में रहे हैं, तो ज्यादा अफवाहें फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेषकर ऑनलाइन जो सोशल माध्यमों का। तो इसलिए जो उसके ट्रेंड था कि ऑनलाइन से हर कोई अपना मतलब रोजगार के रूप में हो या हॉबी के रूप में हो जर्नलिज्म कर सकते हैं, तो उसमें मतलब उसका विश्वास कम होता गया, विशेषकर इन माध्यमों का। लेकिन उसके लिए भी फिर से अवसर मिला, कुछ ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे वेरीफाई किया जा सकता है कोई अफवाह है या सच का न्यूज है, ये ऐसे वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ साइट्स खुले हैं। तो इस प्रकार आप मल्टी मीडिया अप्रोच अपना कर तो रोजगार अपना सकते हैं, मतलब इस क्षेत्र में जा सकते हैं हिंदी के माध्यम से। आप जानते हैं भारत में 1652 भाषाएं जो 1960-70 की जो भाषाओं की आबादी की गणना के हिसाब से हैं, तो आज वो संख्या घटी हो या बढ़ी हो, लेकिन निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाषाएं अधिक है भारत में, लेकिन एक भाषा हिंदी जो संपर्क भाषा है भारत के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में, तो इसी भाषा में तो कई सारी पत्रिकाएं निकल रही है, तो उन पत्रिकाओं की संख्या लाखों में है। तो तब तो आपको मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रिंट मीडिया में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चैनलों की संख्या भी कहीं आपको 50 तक थी, फिर सैकड़ों तक हो गई, अभी हजारों तक हो गई है चैनलों की संख्या। और लोकल आपके केबल नेटवर्क के चैनल भी लोकल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि 1960 से लेके तो आज तक मीडिया की गति और प्रगति इतनी तेजी से हो रही है कि आज जो नवीन प्रौद्योगिकियों को जाने बिना मीडिया के क्षेत्र में जो जाते हैं तो वो पिछड़ जाएंगे।
तो लेकिन आज जो बच्चे हैं तो उनको हम डिजिटल नेटिव्स कहते हैं, मतलब उनके दिमाग में पहले से, जैसे अभिमन्यु के दिमाग में माँ के गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने सब कुछ सीखा, उसी ढंग से आजकल हमारे हाथों में ऐसे स्मार्ट मोबाइल्स हैं, तो उसके माध्यम से बच्चे पैदा होने से पहले से ही टेक्नोलॉजी अपने दिमाग में रखकर आ रहे हैं। निश्चित रूप से बस थोड़ी सी कुशलताएं सीखकर वे लोग मीडिया के क्षेत्र में पदार्पण कर सकते हैं। बस कुछ एथिक्स सीखना जरूरी है, तभी मीडिया के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मीडिया क्षेत्र को लेके थोड़ा और विस्तार से मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुद्रण मीडिया और वेब मीडिया के रूप में कई प्रकार के पदों की संभावनाएं हैं, जिसमें उच्च पद संपादक से लेकर फिर नीचे रिपोर्टर तक के पद आपको मिल जाएंगे। लेखक, पटकथा लेखक के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, विशेषकर फिल्मों में और इलेक्ट्रॉनिक टीवी माध्यमों में बहुत सारे अवसर हैं, और मुद्रण माध्यम में भी रिपोर्टर से लेकर संपादक के कई सारे अवसर मिलेंगे, और वेब में भी लेखन और तकनीकी उत्पादन से संबंधित कई सारे अवसर हैं। तो मीडिया क्षेत्र उज्जवल है, और निश्चित रूप से मीडिया क्षेत्र में रोजगार कमाना बहुत आसान है हिंदी के माध्यम से। बस आपकी लेखन क्षमता हो, आप आज नौकरी कमाना बहुत आसान है हिंदी के माध्यम से। तो इतने सारे पद हैं, और इसके बाद बड़ा और क्षेत्र है जिसमें करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं लोग, वो है फिल्मी क्षेत्र। तो फिल्मी क्षेत्र में प्रवेश के लिए आपको काफ़ी साधना करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी प्रतिभा दिखानी पड़ेगी, और कुछ समय तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से उस क्षेत्र में जो भी आपकी प्रतिभा है उसके माध्यम से आप कई प्रकार की, मतलब आपको एक्टर ही बनना ज़रूरी नहीं है। तो इसके अलावा आप पटकथा लेखन कर सकते हैं, गीत लेखन कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं, सबटाइटल्स का अनुवाद कर सकते हैं, कई प्रकार की संभावनाएं हैं, मतलब भाषाओं के माध्यम से। तो मैं ये सारी संभावनाएं भाषाओं के माध्यम से बता रहा हूँ, विशेषकर हिंदी के माध्यम से बता रहा हूँ। तो इसमें वो चीज़ें नहीं लाया जैसे कैमरा चालक जो भी होता है, प्रोडक्शन जो करता है, और डायरेक्टर, वो सारे मैं बता नहीं रहा हूँ। वेरी सिंपल ये बता रहा हूँ कि आप अपने भाषा ज्ञान के माध्यम से, भले ही आप पटकथा लेखन से ही शुरू कीजिए या गीत लेखन से शुरू कीजिए, लेकिन उस क्षेत्र में पदार्पण के बाद आपको ऐसे ऐसे अवसर मिल जाएंगे, आप तो और भी कई सारी संभावनाएं पा सकते हो, उसमें कई प्रकार की नौकरियां कर सकते हैं। तो फिल्मी क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो उसके बाद सरकारी क्षेत्र को अलग से मैं दिखाना चाहता हूँ। हिंदी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बहुत है। हमारे पास पहले विश्वविद्यालय में मेरे आने से पहले इक्के दुक्के बच्चे होते थे हिंदी विभाग में। मेरे आने के बाद नंबर को मैंने बढ़ा दिया और फुल सीट भरने लगे, तो हमेशा 20 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। आप जानते हैं ये तमिल प्रदेश में है, पौंडीचेरी भी। तमिलनाडु में स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई नहीं है, तो ये 1960 के दशक से ही यहाँ पे कुछ जो भी आंदोलन हुए थे उनके माध्यम से हिंदी की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में नहीं है, केवल निजी स्कूलों में है। तो इसलिए आपको यहाँ पे हिंदी के विद्यार्थी कम मिल जाएंगे। इसके बावजूद हम लोग तमिल प्रदेश में रहते हुए भी हमारे सारे के सारे सीट भरना जो है, यही रहस्य है कि हम लोग बच्चों को ये गारंटी दे रहे हैं। हमारे पास जो एमए हिंदी में आता है वो बच्चा 5 साल के बाद बेरोजगार नहीं रहेगा, ये गारंटी हम दे के भेज देते हैं। तो कारण ये है, सरकारी नौकरी भी जो चाहता है, निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है हिंदी के माध्यम से। सरकारी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में भी संभावनाएं हैं और शैक्षिक क्षेत्र में भी संभावनाएं। शैक्षिक क्षेत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 45 से बढ़ चुकी है, और इतने सारी बड़ी संख्या में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या भी 600 से ज़्यादा है। तो लगभग 700 सरकारी विश्वविद्यालय और आज निजी और जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, और इनकी संख्या दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ती जा रही है, और निजी विश्वविद्यालयों की संख्या दुगनी हो चुकी है आज। तो सरकारी क्षेत्र को ही यदि हम ध्यान रखें, उसमें शैक्षिक क्षेत्र के अवसरों के अलावा प्रशासनिक क्षेत्र के, शैक्षिक प्रशासन क्षेत्र भी है और अलग से प्रशासन क्षेत्र भी है। तो उसमें शिक्षण क्षेत्र में प्रशासन, अनुवाद संबंधी और निर्वचन का मतलब यही अनुवाद का ही दूसरा रूप है। अनुवाद लिखित अनुवाद होगा, जबकि निर्वचन मौखिक वाला, दुभाषिया जिसको कहते हैं आप, इंटरप्रेटर की नौकरी। तो इंटरप्रेटर की नौकरी बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है, मतलब बड़ा वेतन वाला जॉब है, और बड़े बड़े
लोगों के साथ इसको निभा सकते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं और विदेश के जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी भारत में आते हैं, उनके साथ निर्वाचकों का काम होता है, निर्वाचन मतलब दुभाषियों का काम होता है। तो उन दोनों के बीच में जो संवाद होता है वो अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, तो बीच में दुभाषीय जो है उनके लिए दूसरी भाषा में अनुवाद सुना देते हैं। तो ये जो आशु अनुवाद का स्वरूप है ये, तो इस प्रकार की भी बहुत संभावनाएं हैं। और अनुवादक का पद, जैसे आप लोग तमाम सरकारी कार्यालयों में अनुवादक के पद होते हैं, बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनियों में होते हैं। इसके अलावा भारत के संसद में और सेक्रेटेरिएट्स में भी इसके पद हैं। लोकसभा, राज्यसभा में भी अनुवादक के पद हैं। वहां पे अनुवादक केवल पहले अनुवादक कहा जाता था। जैसे मैं आज से 25 साल पहले अनुवादक के रूप में मैंने नौकरी की थी, तो उस समय अनुवादक कहा जाता था, वरिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक ये कहा जाता था। तो आज सरकार ने ऐसे पदनामों को भी बदल दिया है। तो उसमें कनिष्ठ अनुवादक, अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी कहा जा रहा है। जबकि आपको संसद में जो अनुवादक के पद है वहां पे सीधा ही आप सहायक निदेशक के स्तर पर जाते हैं, मतलब एक ऑफिसर के लेवल पे आपको अनुवादक की नौकरी मिल जाती है। और राजभाषा कार्यान्वयन क्षेत्र, जैसे मैंने कहा था, बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि केंद्र सरकार की जितने भी कार्यालय, विभिन्न जो संगठन हैं, तो उसमें हर किसी कार्यालय में निश्चित रूप से जहाँ पे 25 से ज्यादा लोग हैं वहाँ पे एक अनुवादक का पद होता है। और जहाँ 100 लोगों की संभावना है वहाँ पे एक हिंदी अधिकारी का पद भी होता है और एक वरिष्ठ अनुवादक का भी पद होता है। और निश्चित रूप से वहाँ पे हिंदी टंककों की भी जरूरत है। तो टंकक पद आज तो वैसे नहीं भर रहे हैं, लेकिन टंकन हर कोई जानता है आजकल कंप्यूटर में। यदि नहीं जानते, वो स्किल्स सीखना आसान है, बस एक दिन भर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। वैसे किसी के प्रशिक्षण के बिना भी आज लोग टाइप कर लेते हैं, तो फिर भी थोड़ा सा एक प्रशिक्षण पाने से निश्चित रूप से किया जा सकता है टाइपिंग उंगलियों से ही करें, ये जरूरी नहीं है। तो आप वॉइस से भी कंप्यूटिंग कर सकते हैं और कई प्रकार से कंप्यूटिंग की सुविधाएं हैं। तो इसके बावजूद तो आपको कंप्यूटिंग मतलब टाइपिंग जानना जरूरी है, जिससे कि आप संपादन करना और वर्तनी सुधार करना ये सब संभव हो जाता है। और प्रशासनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में संपादन के पद भी है, जैसे पब्लिकेशन ऑफिसर के रूप में कई विश्वविद्यालयों में और कई संस्थानों में होते हैं। और सरकारी प्रकाशन विभाग वगैरह में भी आपको कई सारे ऐसे अवसर मिल जाते हैं। तो इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों में और विभिन्न विभागों में हिंदी के पद मिल जाते हैं आपको। और जैसे मैंने कहा था, भारत के संसद में भी कई सारे पद हैं। जैसे मैंने कहा, आपको निचले स्तर पर अनुवाद अधिकारी से लेकर ऊपर निदेशक तक के कई पद आपको तमाम भारत सरकार के मंत्रालयों और उनसे संबद्ध कार्यालयों और भारत के संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह कई प्रकार के पद हैं। तो बस इसमें आपके पास एक स्नातकोत्तर उपाधि हो, एमए हिंदी हो, और आपके पास अनुवाद की कुशलता हो, आप हिंदी और अंग्रेजी के बीच में अनुवाद कर पाएंगे, निश्चित रूप से आपको नौकरी की गारंटी है। यदि नौकरी भी नहीं है, आप हर दिन कम से कम 5,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। और न्यूनतम 5,000, अधिकतम 50,000 तक एक दिन में कमाया जा सकता है। क्योंकि आज सब लोग, कोई भी ऐसा मतलब बैठे बैठे पढ़ के एक एक पंक्ति का अनुवाद नहीं कर रहे हैं। तो अनुवाद करने के लिए मशीनी अनुवाद का प्रयोग करते हैं अधिकांश लोग। बस मशीनी अनुवाद पूर्णतः सफल नहीं है, बस उसका डेवलपमेंट हो रहा है। उसका प्रयोग करने के बाद तो आपको एक 10-20% का काम होता है, बस वो काम निभा लें तो काम हो जाता है। लेकिन हम लोग मशीन से ही अनुवाद कर पाएंगे, बस नौकरी मिल जाएगी ऐसा सोचेंगे, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपके पास अनुवाद की कुशलता होनी चाहिए। मशीन सक्षम नहीं तो आप सक्षम अनुवादक हो, तभी बेहतरीन अनुवाद हो सकता है। तो इसलिए अनुवाद संबंधी कई सारे पद हैं। तो ऐसे पद जो रोजगार, मतलब आपको राजभाषा के माध्यम से रोजगार के जो अवसर है, तो उसमें बैंकों में भी मिलते हैं। तो बैंक में बैंक मैनेजर का समकक्ष पद जो है हिंदी के माध्यम से आपको मिल जाता है। तो असिस्टेंट मैनेजर से लेके महाप्रबंधक तक के आपको कई सारे अवसर आपको रिजर्व बैंक से लेकर तमाम बैंकों में, तमाम सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मिलता है। तो यहाँ पे जो लोगोस आपको दिख रहे हैं, इसमें निजी क्षेत्र के भी हैं।
कई सारे बैंक, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों में वैसे अनुवादकों की नियुक्ति नहीं करते, उनकी जरूरत हो तभी करते हैं। मगर सरकारी बैंकों में निश्चित रूप से हिंदी से संबंधित कई पद हैं। तो आप मेन स्ट्रीम बैंकिंग के अलावा हिंदी के माध्यम से भी बैंक में बड़े बड़े पदों पे जा सकते हैं। इसके अलावा नवरत्ना कंपनीज और महारत्ना कंपनीज जितनी सारी हैं सरकारी, तो उन सब में बहुत अच्छे वेतन के साथ आपको नौकरी की संभावनाएं हिंदी के माध्यम से। तो सरकारी क्षेत्र में जितना वेतन मिलता है उससे दुगना वेतन आपको इन कंपनियों में मिलता है। तो मुझे एक ऐसे कंपनी में काम करने का मौका मिला, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो मैं हैदराबाद हवाई अड्डे में भी काम करता रहा। तो संभावनाएं बहुत है, और विशेषकर जैसे मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर में मुझे महाप्रबंधक का ही अवसर मिला था, लेकिन मेरी रुचि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रही है टीचिंग में, तो इसलिए मैं यही रह गया। अन्यथा मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में महाप्रबंधक का अवसर मिल रहा था। जस्ट मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, केवल आप रुचि रखें और कुशलता हासिल करें और उपाधि आपके पास हो, बस निश्चित रूप से आप कोशिश करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़े पद एक दिन में नहीं मिलेगा, तो आपको निचले स्तर से ऊपर जाता रहना पड़ेगा। इस दौरान आपकी कुशलता दिखाते हुए आप और कुशल बनते जाएंगे, निश्चित रूप से आपको बड़े बड़े अवसर मिल जाएंगे। तो ये सारी संगठनों के अलावा आपको जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह में भी सरकारी संस्थाओं में आपको राजभाषा संबंधी कई पद हैं। तो राजभाषा विभाग जो गृह मंत्रालय के तहत है, तो उसमें भी कई प्रकार के पद हैं। उसमें नीति से संबंधित निदेशक स्तर तक के पद हैं, और कार्यान्वयन से संबंधित, अनुवाद से संबंधित और शिक्षण से संबंधित। हिंदी शिक्षण योजना के तहत तमाम भारत सरकार के नौकरों को जो हिंदी पढ़ाना है उसके लिए भी कई सारे पद, हिंदी प्राध्यापक के पद इस विभाग के तहत होते हैं। और एक सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो है इस विभाग के तहत, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली में है, और इसके कई केंद्र हैं, एक केंद्र बंगलोर में भी है। तो वैसे उन केंद्रों के माध्यम से अनुवाद प्रशिक्षण भी होता है और अनुवाद कार्य भी होता है, व्यावहारिक अनुवाद कार्य, तो जो सरकारी दस्तावेजों का वहाँ पे अनुवाद किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी और नीति संबंधी कई प्रकार के पद हैं। तो ये सारी के अलावा एक संसदीय राजभाषा समिति, मतलब जिसमें संसद सदस्य जो मेंबर्स के रूप में रहते हैं, तो ये दुनिया भर में जो भारत सरकार के कार्यालय वहाँ पे हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित निरीक्षण करती है ये समिति। और इसमें भी आपको सचिव से लेकर ऊपर नीचे अनुवादक स्तर तक के पद मिल जाएंगे आपको। ये सब हिंदी के माध्यम से आप नौकरियां कमा सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित रूप से राजभाषा संबंधी समिति है और इसमें उन्हीं को वरीयता दी जाती है जिनके पास हिंदी की योग्यताएं हैं। तो इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में लेखन, प्रकाशन, मीडिया संबंधी जो पद है, तो इनके बारे में तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इसमें आपकी लेखन में यदि रुचि है, निश्चित रूप से आप बड़े पदों में आप जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अवैतनिक पद ही भले हो, लेकिन देखिए मेरा जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में और मेरा कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत रहा अधिकांश। वैसे उत्तर भारत में कई लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं पत्रकार रहा, लेकिन अंतर भारतीय पत्रिका जो आपकी महाराष्ट्र से निकलती है, तो इसके जो संपादन का कार्य मुझे अवैतनिक ही है। मगर जब सौंपा गया तो मैं कोयम्बटूर में था, उस समय मुझे ढूंढा गया कि मेरी योग्यता देखते हुए तो मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं अंतर भारतीय का संपादन करूं। तो पिछले 12 साल से इस पत्रिका का संपादन मैं कर रहा हूं। तो आपको मतलब आपके पास कुछ कुशलताएं हैं, निश्चित रूप से अवसर आपको ढूंढते आएंगे। तो निश्चित रूप से आप निचले स्तर से लेखन शुरू कीजिए। यहाँ तक कि विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा, आप अखबारों में कुछ समाचार पढ़ते हैं और कुछ विचार पढ़ते हैं, तो उस पर पहले अपनी प्रतिक्रिया के रूप में, या कोई समस्या आप देखते हैं अपने समाज में, तो उसके प्रति आप कुछ लिखिए, चिट्ठी लिखिए आपके संपादक के नाम से, किसी अखबार के संपादक के नाम से। वो अपनी मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी अखबारों के लिए हिंदी में लिखिए, मराठी अखबारों के लिए मराठी में लिखिए, अंग्रेजी अखबारों के लिए अंग्रेजी में लिखिए। वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी, तो आप वो एक आदत सी बढ़ेगी आपकी, लिखना शुरू करेंगे आप, तो इस ढंग से आपकी लेखन क्षमता बढ़ती जाएगी
तो उसमें जैसे आप चिट्ठी भेजेंगे, आपकी चिट्ठी यथावत नहीं छापेंगे, उसको थोड़ा संपादित करके छापेंगे। तो उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि संपादन क्या है, समझने लगेंगे। तो आपके पास संपादन की क्षमता आ गई, तो संपादन में प्रधान संपादक से लेकर ऊपर नीचे सहायक संपादक तक कई प्रकार के पदों की संभावना है। ये निजी क्षेत्र में भी है, सरकारी क्षेत्र में भी है। तो इस प्रकार कुशलताएं हासिल करते हुए हम उसमें जा सकते हैं। और मीडिया में विशेषकर तो और कई सारे पद हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टीवी, इन सब में कई सारे पद हैं। और ये पद अन्य विभागों में भी होते हैं, जहाँ तक कि संपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, लगभग सभी विभागों में ये पद होता है। और यहाँ तक कि आपके कॉलेज में भी आप रख सकते हैं जनसंपर्क अधिकारी, और रोजगार अधिकारी को भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार मीडिया के क्षेत्र में कई प्रकार के पद है। यहाँ सारे पद नहीं दिखाया मैंने, कुछ ही पद ऐसे दिखाया, लेकिन कई संभावनाएं इस सब हिंदी के माध्यम से आप हासिल कर सकते हैं। और सरकारी क्षेत्र में शिक्षण के तो कई पद हैं, विशेषकर विश्वविद्यालय शिक्षक के पद जो है, तो आपको सीधा ग्रुप ए लेवल से शुरू हो जाता है, और इसमें केवल 15 सालों में आप प्रोफेसर बन जाएंगे। तो इतनी संभावनाएं हैं, मतलब एक हिंदी की डिग्री के माध्यम से तो आप बड़े से बड़े पद तक जा सकते हैं। मतलब एक प्रोफेसर के रूप में 10 साल के बाद आप एक कुलपति पद तक जा सकते हैं, जो कि एक सेक्रेटरी के लेवल के पद। मतलब आप हिंदी की योग्यताओं के माध्यम से ही ये सब संभावनाएं हासिल कर सकते हैं। और हिंदी के अलावा अपनी भाषा में भी ये संभावनाएं हैं, निश्चित रूप से, बस खोजने की जरूरत है। हिंदी चूंकि भारत की राजभाषा है और राष्ट्रभाषा के रूप में भी मानते हैं लोग, और संपर्क भाषा के रूप में निश्चित रूप से इसकी भूमिका है, तो इसलिए इसकी कई सारी संभावनाएं हैं। और इसके अलावा भारत में और दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में कई प्रकार के अवसर है हिंदी के माध्यम से। और तकनीकी क्षेत्र में तो आजकल भाषा प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। आपके यहाँ महाराष्ट्र में जो वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, और दूसरा पुणे में सीडैक है, उन दोनों जगह पे जो भाषा प्रौद्योगिकी का काम होता है, जो वर्धा में विश्वविद्यालय, वहाँ पे भाषा प्रौद्योगिकी की डिग्री हासिल की जा सकती है। एमए भाषा प्रौद्योगिकी है 2 साल की, तो उसमें आप दाखिला लेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। विशेषकर केवल हिंदी एमए के साथ नौकरी कमाना है तो आज संभावनाएं कम है। तो या तो आप एमए हिंदी के साथ टेक्निकल नॉलेज रखें, और या आप ऐसे ही टेक्निकल डिग्री हासिल करें। आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में, वेब प्रबंधन के क्षेत्र में, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, प्राकृतिक भाषा संसाधन के क्षेत्र में, और शिक्षण सामग्री, आजकल ऑनलाइन सामग्री और ऑनलाइन शिक्षण, विशेषकर स्वयं के माध्यम से जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, और उसमें भारत सरकार के लगभग 9-10 विभिन्न एजेंसीज की जो पाठ्यक्रम है उसमें उपलब्ध हो रहे हैं। जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के NPTEL के और CIC, इस प्रकार कई सारे संगठन हैं, जिसके माध्यम से यहाँ तक कि स्कूली स्तर का भी उसमें NCERT और अन्य संगठनों के माध्यम से उसमें पाठ्यक्रम मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मूक पाठ्यक्रम के नाम से आजकल जो भी मिल रहे हैं, और इसको भारत सरकार ने पिछले 4 साल पहले ही इसको मान्यता दे दी है। मतलब जो आप ऑनलाइन डिग्रीज हासिल करते हैं उनको पूर्णतः मान्यता है। और आजकल इसी कोरोना के दौरान कई IITs में ऑनलाइन डिग्रीज देना शुरू हो गया, और कॉलेजेस में भी शुरू हो जाएगा। पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दूरस्थ शिक्षण होता था, अब दूरस्थ शिक्षण के अलावा ऑनलाइन शिक्षण होगा। तो इसके लिए तो कन्वेंशनल टीचर्स के अलावा जो मतलब ऑनलाइन कंटेंट डेवलप कर सकते हैं, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो हिंदी के माध्यम से, विशेषकर हिंदी में ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो आप देखिए कंटेंट जो है ऑनलाइन में मिल रहा है वो सब अंग्रेजी में है, और उसका अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद की जगह मौलिक रूप से आप हिंदी में उत्पादन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी मांग है, खूब कमाई उसके माध्यम से कर सकते हैं। और सेवा और आर्थिक क्षेत्रों में भी कई सारे पद हिंदी के माध्यम से आपको मिल जाते हैं, और विदेशों में रोजगार के तो बहुत सारे अवसर हैं। तो मैं एक गारंटी दूंगा, आप एक बड़े इंजीनियर भी बन जाए, बड़ा डॉक्टर भी बन जाए, तो उस नौकरी के माध्यम से आप दुनिया में घूम सके ना घूम सके, लेकिन हिंदी के माध्यम से निश्चित रूप से दुनिया में घूमने का आपको अवसर मिलेगा यदि आप सतर्क हैं। एक तो आप जानते हैं ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस,
तो इसके माध्यम से आपको दुनिया में कहीं पे भी 1-2 साल जाकर नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो आप अपनी नौकरी यहाँ बनाए रखते हुए फिर वहाँ पे डिप्टेशन पे जाकर विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग दुनिया के 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी, संस्कृत और कई विषयों की पढ़ाई है, और वहाँ पे मिनिमम न्यूनतम 3 महीने से लेकर अधिकतम 3 वर्षों तक आपको डिप्यूट किया जाता है। तो और इसके अलावा कई प्रकार के पद विदेशों में हैं। भारत के दूतावास जितने भी हैं विदेशों में, वहाँ पे भी आपको हिंदी के माध्यम से छोटा पद अनुवादक से लेकर बड़े से बड़े पद तक भी संभावना है, जो एक सेक्रेटरी के लेवल के पद तक आप जा सकते हैं हिंदी के माध्यम से ही। तो इस प्रकार जितने सारे पद हैं तो वो सारे सिविल क्षेत्र के हैं। और दूसरा जो मिलिट्री क्षेत्र में विशेषकर भारतीय सेना में भी हिंदी के माध्यम से आपको नॉन कम्बैटिंग, मतलब आपको युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक अच्छे पद को कमा सकते हैं। जैसे धार्मिक शिक्षक का पद होता है, रिलीजियस टीचर, जिनको कहते हैं पंडित के रूप में। सो वे जूनियर कमांडेंट ऑफिसर, कनिष्ठ कमान अधिकारी के हैसियत तक से शुरू कर सकते हैं अपनी नौकरी डायरेक्टली। और बस आपके पास हिंदी में एक स्नातकोत्तर उपाधि हो तो आपको ये संभावना है भारतीय सेना में। मतलब डायरेक्टली आप एक सैनिक के रूप में शुरू ना करके एक कमांडेंट लेवल के, जूनियर कमांडेंट ऑफिसर लेवल के पद पर जा सकते हैं हिंदी एमए के माध्यम से। तो ये सारे अवसर हैं। बस मैंने जल्दी चूंकि आपका समय सीमित है, 1 घंटे भर का कार्यक्रम था और मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे कितनी देर बोलना है, फिर भी लगभग आपका समय हो ही गया है 1 घंटा। तो इसमें कुछ और स्लाइड्स हैं, बस संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी सूचनाओं के स्रोत क्या है। आजकल सूचनाओं के स्रोतों के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ मिल जाएगा। और दूसरा, आपको कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं उसमें भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे ज़माने में जब ऐसे अवसर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते थे। आज मैं देखता हूं अपने विद्यार्थियों को, और कई सारे विद्यार्थियों के साथ मैं जुड़ा हूं, तब देखता हूं इतने सारे हम ग्रुप्स में भेजते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इतना कुछ मिल जाता है, इसके बाद भी सूचना ही नहीं होता उनके बाद। तो वो बोलते हैं अमुक पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, उसमें वैकेंसी निकली थी, वे लोग कहेंगे सर मुझे पता नहीं था। पता कैसे होता है जब तक आप लोग देखते नहीं है। इसलिए सूचना का सबसे बड़ा स्रोत आपको इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ मिल जाएंगे, बस आपको देखते रहना चाहिए। जब तक आपको नौकरी कमाना है तो निश्चित रूप से आप ऑनलाइन में देखिए। कई प्रकार के ब्लॉग भी है जो एक्सक्लूसिवली करियर संबंधी गाइडेंस दे रहे हैं, उसमें भी आपको ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे। और सरकारी क्षेत्र के और कई क्षेत्र के ऐसे हैं तो जिसमें एक तो रोजगार समाचार न्यूज़पेपर है, और प्रकाशन विभाग के भी कई सारे ऐसे साइट्स हैं। और लगभग आपको हर अखबार में ऐसे सप्लीमेंट्स दिया जाता है जिसमें नौकरी से संबंधित इंफॉर्मेशन भी दिया जाता है, और वो आप सतर्क रहें और देखते रहें। और इसके अलावा मतलब आपका लक्ष्य जिस पद में है उस पद से संबंधित जहां जहां विज्ञापन आते हैं उन सब की ओर आपका ध्यान रहना जरूरी है। और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी भी करना जरूरी है, और साक्षात्कार के लिए भी तैयारी करना जरूरी है। तो आपकी एक अच्छी सीवी बना लेना चाहिए, और नियमित रूप से लेखन करते रहना चाहिए, और अनुसंधान में रुचि रखना चाहिए। तब तो आप टीचिंग और रिसर्च से संबंधित पदों में जा सकते हैं। और अन्य पदों में जाने के लिए भी कुशलताएं होना जरूरी है। जब आप कुशल है निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो तैयारी के लिए क्या क्या स्रोत है, ये स्रोत भी पहले तो बहुत सीमित होते थे, आपको खरीदना पड़ता था या लाइब्रेरी जाके लेना पड़ता था। लेकिन ऐसी किताबें, बहुत सारी किताबें फ्री में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और कई सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट भी होते रहते हैं। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं, इसमें पैसे लगाना नुकसान का काम नहीं है, क्योंकि आप नौकरी कमाना चाहते हैं तो नौकरी कमाने से पहले एक 10% पैसे आप लगा दें इनमें, तो आप लगातार आपको अपडेट रख सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी पत्र पत्रिकाएं, जस्ट यहाँ पे संकेत रूप में मैंने पिक्चर दिया है, ये नहीं है कि यही पत्रिकाएं काफ़ी है इसके लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जैसे अंग्रेजी में है वो पत्रिकाएं हिंदी में भी मिल रही है। तमाम सरकारी पत्रिकाएं जैसे योजना न केवल अंग्रेजी में है, कई सारी भारतीय भाषाओं में, हिंदी में भी है। तो इस प्रकार इनके माध्यम से आप लोग तो तैयारी कर सकते हैं।
और वेब के माध्यम से कई सारी सूचनाएं मिल जाएंगी आप। और विशेषकर तैयारी के लिए तो बहुत सारे स्रोत है वेब पर। तो आजकल कोचिंग सेंटर जाके बैठ जाते हैं बच्चे, कोचिंग सेंटर जाएं तब भी गारंटी नहीं है, यदि आपकी रुचि नहीं है तो निश्चित रूप से ऑनलाइन में कोई कोचिंग गए बिना भी तैयारी कर सकते हैं। तो इतनी सारी सामग्री एक साथ आपको मिल जाएगी। तो जस्ट आपका अवेयरनेस हो तो काफ़ी है। और दूसरा अवेयरनेस आपको ये होना चाहिए कि भर्ती संबंधी विभिन्न अभिकरण कौन कौन से, मतलब विभिन्न एजेंसीज कौन से हैं जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़े IAS, IPS और अन्य जो भी सिविल सर्विसेज से संबंधित पदों की भर्ती करने वाली सबसे बड़ा कमीशन है, संस्था है, वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो संघ लोक सेवा आयोग। सो आप मतलब जस्ट आप स्नातक बनते ही तो सिविल सर्विसेज परीक्षा लिख के तो IAS, IPS जैसे बड़े बड़े पद कमा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ग्रेजुएट बनने वाले हर कोई ग्रेजुएशन से ही आप अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर लें, साथ ही साथ ऐसी परीक्षाओं में शामिल हो जाएं। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, और यदि बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता, छोटा लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाता है, बस तैयारी करने की ज़रूरत है। UPSC के बराबर राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, हर राज्य में होते हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है, जिसके माध्यम से आपके राज्य के जो बड़े पद है तो उस पदों पर भर्ती उसी के माध्यम से होता है। और जो बाबू लेवल के मतलब क्लरिकल लेवल के पोस्ट के लिए तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। तो इसके अलावा और अन्य संगठन कई सारे हैं, जैसे बैंकों के लिए IBPS है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो हर कोई कई सारे जो स्वायत्त संगठन है वो खुद करेंगे, जैसे विश्वविद्यालय हो या जो अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट के, वे लोग खुद रिक्रूटमेंट करेंगे, ऐसी एजेंसीज के माध्यम से नहीं। तो ये सब अवेयरनेस होना चाहिए। और सेना के भी रिक्रूटमेंट समय समय पे होते रहते हैं, ये सब आपको अवेयरनेस होना चाहिए। और विशेषकर जो प्रशासनिक पदों में जाना चाहते हैं, उसमें उच्च पद सिविल सर्विसेज के हैं, तो उसके लिए तैयारी करके आप परीक्षा में 3 स्टेजेस में जो होती है, तो मतलब लिखित और दूसरे लिखित और अंत में मौखिकी परीक्षा के माध्यम से UPSC के माध्यम से सिविल सर्विसेज में भी आप नौकरी कमा सकते हैं हिंदी के माध्यम से। और जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, मेरे जैसे आपके टीचर्स जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो UGC नेट या आपके यहाँ के स्लेट में आपको योग्यता हासिल करके जा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अभी काफ़ी समय मैंने ले लिया, अभी समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, बस 2 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा। तो आपको अनुवादक के पद से लेकर जो प्रोफेसर के पद तक एक ही योग्यता है इसमें। स्नातक तो बहुत कम जगह पूछा जाता है, अनुवादक के लिए भी स्नातकोत्तर डिग्री की मांग है हिंदी में। तो ये एक अपवाद है, मतलब स्नातकोत्तर डिग्री से छोटे पद, मतलब वो 5वें 6ठे लेवल का पद आजकल 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल्स जो देखा जाता है, 5वें 6ठे लेवल से लेकर 15वें लेवल तक के पद जो है आपको इसी डिग्री से, MA हिंदी की डिग्री से मिल जाएंगे। BA हिंदी के बाद यदि आपको पढ़ाई का अवसर नहीं मिल रहा है तो नौकरी में जाके फिर MA हिंदी डिस्टेंस से या कहीं से आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अभी पे लेवल 5000 to 8000 ये पुराना वेतनमान था, लेकिन आज इसको आप 5 लेवल 6 लेवल में देखेंगे, कम से कम आपको लगभग 45 से 50 हजार तक का न्यूनतम नौकरी आपको हिंदी के माध्यम से मिल जाएगी। वहाँ से शुरू करके आप टीचिंग में भी खूब लाखों पैसे आजकल है, तो 1 लाख से अधिक वेतन मिलता है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल से ही। और ऐसे बड़े पद हैं, कई सारी संभावनाएं। बस मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, कुशलता। तो कुशलता के लिए आप कहीं और ट्रेनिंग जाएंगे, कोई आपको ट्रेनिंग देंगे, ऐसी मतलब उम्मीदें ना रखें। तो ट्रेनिंग के लिए जाके अलग से समय बर्बाद करने की जगह आजकल YouTube में तो बहुत सारे चैनल है, जिसके माध्यम से आप जिस प्रकार की कुशलता आप हासिल करना चाहते हैं उसमें हासिल कर सकते हैं। बस अतिरिक्त नॉलेज के लिए, स्किल के लिए आप जाके फिर व्यावहारिक प्रशिक्षण पा सकते हैं, लेकिन घर बैठे आप दुनिया की तमाम भाषाएं सीख सकते हैं, दुनिया की तमाम स्किल्स भी सीख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, विशेषकर आज कंप्यूटिंग का ज़माना है, इसलिए कंप्यूटर की कुशलताएं होना तो ज़रूरी है। तो लोग, बस मैंने देखा यहाँ पांडिचेरी विश्वविद्यालय में मैं जब आया तो यहाँ पे कई सारे पोस्टर लगे होते थे। पोस्टर पे लिखा होता था कि तो आपको जॉब टाइपिंग, मतलब आपको कुछ टाइप करना है, आपका थीसिस टाइप करना है, हमारे पते पे आइए या हमें फ़ोन कीजिए, ऐसे पोस्टर लगे होते थे। मैं आते ही सारे पोस्टर हटवाया यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा अभी ऐसे पोस्टर यहाँ नहीं लगना चाहिए, आप लोग अपना काम खुद कर लेंगे।
बच्चों को ट्रेनिंग दे दिया। अब आज हमारे एमए के बच्चे हो या जो भी दूसरे कोर्सेज के बच्चे हो, आराम से अपना काम खुद कर लेते, हिंदी में हो या किसी और भाषा में हो। मुझे आप पूछिए भारत की किसी भी भाषा में आपको सामग्री चाहिए, मैं टाइप कर दूंगा। क्या मैंने इतनी सारी भाषाएं सीखी है? नहीं, कम से कम दक्षिण की सारी भाषाएं जानता हूं, लेकिन उत्तर की तमाम भाषाएं, जो भी भाषा आप बोलेंगे उसमें मैं टाइप कर सकता हूं। तो मतलब टाइप करने की उतनी संभावनाएं हैं, सीखने की वैसी संभावनाएं बहुत आसान है। तो आजकल कंप्यूटिंग इतना आसान हो गया है कि ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं। तो जो भी कुछ कुशलताएं ऐसी होनी चाहिए, तकनीकी कुशलताएं, एक तो अनुवाद की कुशलता हो और लेखन की कुशलता हो, और 2-3 भाषाओं में आपके पास शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, और विशेषकर रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म की कुछ कुशलताएं भी आप हासिल कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग और विदेशी भाषाएं, और विशेषकर कुछ तकनीकी पाठ्यक्रमों का यदि मौका मिले, बीएड, एमएड, बीएलआईएस, आजकल एमबीए को भी इसी में माना जा रहे हैं, तो एमबीए, तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म जैसे, या कुछ डिप्लोमास, तो ये घर बैठे भी आप लोग कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ योग्यताएं आप हासिल करें, और योग्यताओं के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। आजकल हर नौकरी में लिखा जाता है इतने सालों का अनुभव चाहिए, तो अनुभव कहीं से मिलेगा नहीं आप जब तक आप काम नहीं करेंगे। घर बैठे भी अनुभव कमाया जा सकता है, लेकिन फिर सरकारी अनुभव की भी जरूरत होती है, इसलिए निचले पद से लेकर ही ऊपर के पदों में आप जा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे आपको फेलोशिप्स मिलते हैं और साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। तो हिंदी के माध्यम से एक अमेरिकी संस्था है, फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिलता है। तो ये भारत और अमेरिका के सहयोग से फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिलता है, जिसके माध्यम से आप अमेरिका में जाके 1-2 साल रह सकते हैं। हिंदी के माध्यम से भी ये संभव है, और करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जहां लगने की संभावना है, वहां पे भी आप हिंदी के माध्यम से आराम से जा सकते हैं। हिंदी आपकी पहचान इतनी बढ़ा देगी कि आप जहां चाहे पहुंच सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मेरा अपना है, तो मुझे तकदीर नहीं था कि मैं किसी कॉलेज में पढूं, क्योंकि जब मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनका पेंशन बहुत कम था, मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरी रुचि थी हिंदी में, हिंदी के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो मुझे हर जगह, जिस संस्था का मैं नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे जितने सारी संस्थाओं के नाम है, उन सबका मेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संबंध है। तो इस प्रकार कई सारी संस्थाओं के साथ आप जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बस इनमें इतनी सारी संस्थाएं हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारतीय भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय भाषा परिषद और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ICCR, ICSSR, ऐसे कई सारे हैं, ICPR, ICHR, ये सब फेलोशिप्स और ग्रांट्स देते हैं कुछ परियोजनाओं के लिए और आपके आगे के अनुसंधान के लिए। तो मतलब जो अनुसंधान करते हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक कि आपकी हिंदी के माध्यम से साइंटिफिक फील्ड में भी आप जा सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी आपको लेखन और अनुवाद संबंधी कई सारे मौके मिलते हैं, फेलोशिप्स भी मिल जाते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में भी आपको हिंदी के माध्यम से कई परियोजनाएं मिलेंगी। तो ये सारी संभावनाएं हैं। तो मुझे आपके बीच में अपना जो अनुभव रोजगार के अवसरों से संबंधित कुछ शेयर करने का जो मौका दिया है, तो इसके लिए आपके आत्मीय प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत चंद्रशेट्टी के प्रति और इस कार्यक्रम की संयोजिका हिंदी विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर मीना जाधव जी के प्रति, सह संयोजक प्राध्यापक डॉक्टर मल्लीनाथ बिराजदार के प्रति, और इस कार्यक्रम के संयोजन समिति के प्रति, और आपके जवाहर महाविद्यालय के जो प्रबंधन मंडल के प्रति, और आप सब छात्र और आत्मीय मित्रगण, आप सबके प्रति मैं परम आभारी हूँ। धन्यवाद। तो आपके कोई सवाल है निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं, और आप समय की सीमा ध्यान में रखते हुए यदि आप पूछ नहीं पा रहे हैं तो मैं अपना पता भी यहाँ साझा कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल पता भी है, तो आप निश्चित रूप से मुझसे सवाल कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा रखते हैं, अभी 5 मिनट में समय दूंगा, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और बाद में भी मेरे संपर्क में रहकर मुझसे मार्गदर्शन आप ले सकते हैं। तो ये जो अवसर दिया गया मुझे, तो आपके साथ अपने विचार प्रकट करने का, विशेषकर मैंने लक्ष्य बनाया था, जैसे मैंने कहा था ना कि जब चंद्रशेट्टी जी ने, उमाकांत जी ने मुझे बताया कि हमारे विद्यार्थियों को संबोधित करना है, मैंने लक्ष्य बनाया कि विद्यार्थी ही होंगे, इसलिए विद्यार्थियों को लक्ष्य बनाकर अपना रखा मैंने विषय। अन्यथा जब सारे शिक्षक गण ही होते तो मैं और कुछ बड़े लक्ष्य को लेकर अपनी बात रखता,
तो क्योंकि मैं यहाँ पे बस रोजी रोटी के लिए विश्वविद्यालय में आकर नहीं बैठा हूँ, तो रोजी तो बस छोटे से पद से मुझे मिल जाता था, यहाँ कम से कम अपना लेखन से मुझे मिल जाता था। तो यहाँ पे मैं एक बड़े लक्ष्य को लेकर आया हूँ, बैठ के काम कर रहा हूँ। तो मैं जब जिस किसी से मिलता हूँ उसी लक्ष्य को लेकर बात करता रहता हूँ। और विशेषकर मेरा समय जो है, तो आज सैटरडे हो, संडे हो, दिन रात हो, और पिछले जस्ट मैं बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कहता हूँ कि समय नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं बताते रहते हैं। निश्चित रूप से समय नहीं है बोलने से समय नहीं रहेगा, समय है बोलने से हमेशा रहेगा। तो उदाहरण बताता हूँ, पिछले दिनों में जैसे मुझे एक मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मुझे नामांकित किया गया, तब अंतर भारतीय के तमाम सदस्य मुझे कॉल कर रहे थे। बात करने का मेरे पास समय नहीं था, कारण मेरे पिताजी अस्पताल में दाखिल थे और उनका कंडीशन सीरियस था। अस्पताल, घर, विश्वविद्यालय के बीच में दौड़ धूप लगाते हुए भी आपको आश्चर्य लगेगा मैंने कितना काम किया है। मतलब आपके मन में वो हो। तो अस्पताल में जब मुझे सांस लेने का टाइम है, वहां पे भी बैठ के मैं काम करता था, लिखता था, पढ़ता था, और कंप्यूटर ले जाके वहां पे भी काम करता था। तो घर पे भी वही काम, मैं रास्ते में जा रहा हूँ तब भी कुछ सोच लेता था। तो इस ढंग से काम किया जा सकता है, बस लक्ष्य आपका हो तो हासिल कर सकते हैं। जो लक्ष्य आपका है, मैं कहूंगा कि आप उसके लिए श्रम करेंगे। आप भारत के प्रधानमंत्री भी बनना चाहेंगे, बन सकते हैं, बस उस लक्ष्य की दिशा में श्रम आपको करते रहना चाहिए। बस यही मेरा अंतिम संदेश है विद्यार्थियों के लिए। और आप सब जो वरिष्ठ प्राध्यापक यहाँ जुड़े हैं, वे सब तो इसी दृष्टि से आप लोग अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। मुझे जो अवसर दिया गया इसके लिए मैं आप सबके प्रति परम आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है प्रियंका घिल्डियाल जी का, इस कोरोना महामारी का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? सर फिर से सवाल कीजिए। एक्चुअली मुझे बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा था, तो इसलिए मुझे इनपुट जो है उसको मैंने म्यूट किया था ताकि मेरे कानों में डिस्टरबेंस ना रहे। तो इसलिए बीच में यदि क्षमा चाहूँगा, बीच में आपने कुछ बोला हो तो उसको मैं नहीं सुन पाया। अभी देख रहा था कि आपका ऑडियो ऑन था, इसलिए आपने कुछ सवाल किया हो या कुछ कहा हो, फिर से बोलिए, मैं सुन के फिर बोलूँ। हाँ, यहाँ प्रतिभागी है प्रियंका घिल्डियाल जी। जी हाँ, उनका एक सवाल है कि इस कोरोना महामारी का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, वैसे हमने अभी तक जो डील किया है उससे संबंधित नहीं है सवाल, फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र का आदमी हूँ, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ दोनों ढंग का प्रभाव पड़ा है। तो आपको आश्चर्य होगा, कई लोग ऐसे बन गए हैं, मैं बता सकता हूँ निश्चित रूप से, जिनकी ऊर्जा 200% ऊर्जा थी वो 20% बन गई है। मतलब घर पे बैठे बैठे खाते पीते रह गए हैं कोरोना के बहाने, और कुछ काम नहीं करते, बहुत सुस्ती बन गए हैं, तो कुछ लिखते बैठते भी बनते भी नहीं है, ऐसे लोग कई सारे बन गए। और दूसरे लोग घर पे बैठे बैठे काफी समय मिल रहा है, तो कोरोना को ही आधार बनाकर कई सारे साहित्य लेखन किया लोगों ने। यहाँ तक कि साहित्य ऐसा नहीं है कि इंस्टैंटेनियस लेखन किया जा सकता है उसमें, तो रिपोर्टिंग का क्षेत्र ऐसा है, मीडिया का क्षेत्र ऐसा है, मतलब जब का तब आप लिख देते हैं। तो साहित्य में क्या है, कुछ समय लगता है। मतलब कोरोना को लेकर आजकल जो भी रचनाएं आई हैं उसमें गंभीर चिंतन नहीं है, कुछ सतही लेखन हुआ है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे बस लिखा जा सकता है, नहीं, उसमें तो काफी संवेदनाओं को आपके मन में मंथन करके, समुद्र मंथन जैसा करें। तब समुद्र मंथन में भी क्या हुआ था, एक एक छोटी छोटी चीज के बाद ही अंत में अमृत आया। तो साहित्य को हम अमृत के बराबर मानते हैं, तो साहित्य अमृत के बराबर है। तो साहित्य लेखन इंस्टैंटेनियसली कुछ नहीं होता। तो इसलिए कोरोना का प्रभाव, कोरोना ने जो संवेदना जागृत की है, तो इसके प्रभाव से निश्चित रूप से बहुत गहन साहित्य आपके सामने आएगा। लेकिन अभी जो आया है तो उसको मैं नहीं कहूँगा कि बहुत उत्कृष्ट साहित्य है, तो आगे आएगा। और निश्चित रूप से साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि प्रकाशन के क्षेत्र के आदमी के रूप में मैं कह सकता हूँ कई सारी पत्र पत्रिकाएं अपने अंकों को समय पर नहीं निकाल पाए, और कई सारी परियोजनाएं रुक गई कुछ समय के लिए। जब लॉकडाउन किया गया शुरुआत में, तो कई सारे प्रिंट का काम बंद हो गए। यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ दिल्ली ने कहा था कि प्रिंट जर्नल्स अभी ना भेजें आप लोग डाक से, क्योंकि जो बल्क डिस्पैच के ऑफिसेस होते हैं, पोस्ट ऑफिसेस, वहां पे पत्रिकाओं की गटरियां जाती है, लॉरी लोड्स जाते हैं, वहां से डिस्पैच होते हैं।
तो कोरोना के समय में टच नहीं करना था, इसलिए पत्र पत्रिकाएं वैसे नहीं जा रहे थे। लेकिन डेलीज वालों का बिजनेस अलग हो गया। अब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, चूंकि मैं मीडिया का आदमी था तो इसलिए मुझे पता है कि आजकल पहले मतलब जो फ्री में भी ये पेपर देते थे उसमें से 50% पेपर्स ने ऑनलाइन में भी सब्सक्रिप्शन शुरू कर दिया। और विशेषकर आपका सवाल साहित्य को लेकर है, निश्चित रूप से साहित्यकार सक्रिय हो गए हैं क्योंकि उनके पास समय ज्यादा मिला। और विशेषकर ऐसे आयोजन निश्चित रूप से ऑनलाइन आयोजन आजकल ज्यादा हो रहे हैं। आप मतलब इस समय मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए ऐसे लाखों कार्यक्रम देश में हो रहे होते हैं और उसमें पाठकों के मतलब सुनने वालों की समस्या है आज। तो कार्यक्रम बताए जाते हैं, नाम तो आपको दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है और उसमें कम से कम 60-70 संस्थाओं के नाम मिलेंगे और उसमें 200 लोगों के नाम मिलेंगे, उसमें 20 लोग जुड़ जाते हैं। शुरू से अंत तक 20 से ज्यादा लोग दिखते नहीं है और ऐसे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। और फिर बताया जाता है मैं बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में अपनी बौद्धिक संपदा को शेयर किया। तो ये सब गलतफहमियां हैं, मैं मानूंगा कि उनसे कुछ काम होता नहीं है। परसों भी मुझे पिताजी के पास जाना था, अर्जेंटली जाना था, तब भी किसी कार्यक्रम में बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया जा रहा था। जब बुलाया गया सर और बोलिए कहा गया, तो मैंने कहा देखिए निश्चित रूप से यदि आपको सुनने की इच्छा होती मुझे समय पे बुला लेते और सुन लेते। जब आपको 5 मिनट ही सुनना था, बस सार मैंने बता दिया, उससे आप ग्रहण कर लो। साहित्य भी ऐसी ही चीज है। साहित्य, आप रामायण भी पढ़े तो रामायण का आदर्श आप हजारों शब्दों में समझे या एक शब्द में समझे, आपके संस्कारों को वो बदले। तो ऐसा होता है साहित्य। इसलिए कोरोना के समय में साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा इसका सीधा जवाब नहीं दिया जा सकता, बस उसको अलग अलग क्षेत्र की दृष्टि से मैंने दिया। निश्चित रूप से कोरोना ने कई प्रकार की संवेदनाएं हमारे समाज में पैदा की है। कई लोगों ने अपने आत्मीय जनों को खोया है और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे और वे अनाथ बन गए। नाथ के रूप में सरकार ने भले ही उनको कुछ 10 लाख रुपए दे दें या उनके नाम से कुछ डिपॉजिट कर दें, वो प्यार, वो अनुराग उनको नहीं मिलेगा जो जिसके वे अधिकारी थे। तो ऐसी संवेदनाएं जो जागृत हो गई हैं, इन पर साहित्य लेकर निश्चित रूप से होगा, वो आगे होगा। अभी जो कुछ आया है वो इंस्टेंटेनियस लिटरेचर है। तो मैं मानता हूं जिन्होंने, प्रियंका जी ने जो सवाल किया है, वे मुझसे इस जवाब से संतुष्ट है। यदि संतुष्ट नहीं है तो भी आगे डिस्कस कर सकती है। हाँ मल्लिका जी। प्रियंका जी संतुष्ट हैं, उन्होंने अभी भी चैट पर कहा है। काफी सुंदर विचार सर आपने इस विषय को लेकर किया। हिंदी में रोजगार के अवसर, अनुवाद से लेकर प्रकाशन क्षेत्र तक जी बहुत सारे अवसर इस बीच है। हमारे पास अगर कुशलता है तो अवसर ढूंढते आएंगे। काफी सुंदर मूल मंत्र सर आपने दिया है। प्रकाशन, मीडिया, पर्यटन, तकनीकी, धार्मिक क्षेत्र, सरकारी, निजी, शैक्षणिक क्षेत्र में हिंदी में लेखन के अवसर हैं। एक शब्द 1 रुपया हमें दे सकता है। फिल्मी क्षेत्र में पटकथा, गीत लेखन, डबिंग, इसे लेकर हम निश्चित रूप से अच्छा काम कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के माध्यम से बैंकिंग के क्षेत्र में और बीमा क्षेत्र में और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में हिंदी हमें रोजगार दे सकती है, लेकिन हमें कुशलता प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपने काफी सुंदर ढंग से इस विषय को लेकर, जो हिंदी प्रेमी है या हिंदी के क्षेत्र में करियर करना चाहते हैं, उन्हें एक प्रकार का रास्ता आपने सर दिया है। निश्चित रूप से इस व्याख्यान का अनेक लोगों को फायदा हो सकता है, वे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए महाविद्यालय की ओर से मैं सर आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने हमें अच्छा मार्गदर्शन किया और एक शब्द पर हमारे साथ जुड़े रहे। और पांडिचेरी जैसे विश्वविद्यालय के महान अध्यापक हैं और बहुत सारे क्षेत्र में आपने अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है। अंतर भारतीय में आप कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया क्षेत्र है। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत चंद शेट्टी सर जी के आप मित्र हैं, तो निश्चित रूप से प्राचार्य जी को हम जब देखते हैं तो उनका भी कार्य बहुत है।
निश्चित ही आप दोनों मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम में आपने काफी सुंदर ढंग से विचार व्यक्त किया। हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जाधव जी भी यहाँ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन जो हैं वे सभी जुड़े हुए हैं और अपने मन से उन्होंने सुन लिया है। गणेश जी चेंडके, हमारी छात्रा गौरी राठौड़, लक्ष्मी झांबरे, मोहम्मद मुजाहिद अली, शेख निखत, नीलिमा इटकले, निकिता इटकले, प्रेरणा कांबळे, शैलजा तेनपल्ली, हमारे संगणक तज्ञ योगेश खराड़े जी, राजेंद्र शिंगारे, प्रियंका गिल्डियाल जी जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। हमारी छात्रा शोभा कोरे, डॉक्टर मधु वर्मा, डॉक्टर संजय कुलकर्णी, गफार मोमिन, डॉक्टर अशोक मरडे, हमारा छात्र राकेश दधाड़कर, डॉक्टर सोमगुंडे सर, रितु ठाकुर जी, डॉक्टर के पद्मारानी, निखिल मेलगिरी, तुषार राठौड़, डॉक्टर अभिजीत वाकड़े, सुनीता समल, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बीच बीच में वे सुनने लगे थे, काफी अच्छा फायदा उन्होंने निश्चित रूप से उठाया है। फिर एक बार सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और उसी के साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय बाबू जी का आभार प्रकट करता हूं और आज का यह कार्यक्रम यही समाप्त हो गया घोषित करता हूं। जय हिंद, जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद। धन्यवाद सर।